Good morning, class. Today we are going to complete the fourth chapter of your book Supplementary Reader. Chapter is The Treasure Within, and it is an extract from Spurge newsletter. This chapter is an interview. In this chapter, there is an interview. There is a conversation between two persons. Okay, so let's begin the chapter, and it is just only an extract. Every child is a potential achiever and is different from other children in his or her style of learning and area of interest. So जितने भी बच्चे होते हैं, हर एक बच्चा एक पोटेंशियल अचीवर है. मतलब उसके अंदर एबिलिटी है, पोटेंशियल है, संभावनाएं हैं कि वो सक्सेस हो सके, अचीव हो सके, सक्सेसफुल हो सके. और हर एक बच्चा डिफरेंट होता है एक दूसरे से. हर एक बच्चे का स्टाइल ऑफ लर्निंग, चीज़ों को सीखने का तरीका डिफरेंट होता है और उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी डिफरेंट होता है. लाइक कुछ बच्चों को आर्ट में इंटरेस्ट होता है, तो कुछ को म्यूज़िक में, कुछ को साइंस पसंद होता है, कुछ को मैथ्स. सो ईच एंड एवरी चिल्ड्रन इज़ डिफरेंट. हर एक बच्चा अलग है, डिफरेंट है, उसकी स्टाइल ऑफ लर्निंग और एरिया ऑफ इंटरेस्ट. Read the interview that follows. It is based on a conversation between Ms. Bela Raja, editor of Spurge, a newsletter from the Resource Center, the Valley School, Bangalore, and Mr. Hafiz Contractor, one of India's leading architect. So, ये जो chapter है, just I said कि ये एक interview है, conversation है, इसमें एक interview है. और इस इंटरव्यू में दो पर्सन्स, फर्स्ट इज़ मिस बेला राजा जो कि स्पर्श न्यूज़लेटर के एडिटर हैं, और दूसरे हैं हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर, इंडिया के लीडिंग आर्किटेक्ट. इन दोनों के बीच में जो इंटरव्यू हुआ उसी कॉन्वर्सेशन को इस चैप्टर में शो किया गया है. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर वॉज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय. ही लव्ड डूइंग थिंग्स बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग. मैथमेटिक्स गेव हिम द शिवर्स. What his principal once said to him influenced him deeply. So, ये जो first part है, in this first part, we are going to know that Hafiz Contractor was an unhappy school boy. इस first part में हम ये देखेंगे कि हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर जो थे, जो कि प्रेजेंट टाइम के लीडिंग आर्किटेक्ट हैं इंडिया के, वो एक्चुअल में एक अनहैप्पी स्कूल बॉय थे. उन्हें चीज़ें करना तो पसंद था, बट डिटेस्टेड मीन्स डिसलाइक्ड और हेटेड. उन्हें क्या पसंद नहीं था? मैकेनिकल लर्निंग. मैथमेटिक्स तो उन्हें इतनी ज़्यादा टेरिबल लगती थी कि वो डर से कांपने लगते थे मैथमेटिक्स के नाम से ही. बट उनके प्रिंसिपल ने उनसे कुछ ऐसा कहा जिससे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए. सो लेट्स बिगिन दिस फर्स्ट पार्ट. हियर HC मीन्स हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर एंड BR मीन्स बेला राजा. ओके, विद दिस चैप्टर आप कॉन्वर्सेशंस भी, दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ राइटिंग सेक्शन. ओके, सो आप ये देखिए कि किस तरह से कॉन्वर्सेशन होती है. ठीक है, कैसे हम कॉन्वर्सेशन को राइटिंग फॉर्म देते हैं. सो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर. I used to have this terrible nightmare. Only now, over the last 4 to 5 years, it seems to have disappeared. या हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं कि I used to means used to is a modal, और ये तब यूज़ होता है जब हम किसी पास्ट हैबिट को बताना चाहें. सो यहाँ पे हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं कि मुझे बहुत बुरे सपने आया करते थे. नाइटमेयर मीन्स होते हैं फ्राइटन और हॉरिबल नाइटमेयर्स, हॉरिबल ड्रीम्स, फ्राइटनिंग ड्रीम्स, डरावने सपने. सो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर बता रहे हैं बेला राजा को कि मुझे बहुत बुरे सपने आया करते थे, लेकिन अब पिछले 4-5 सालों से, ओवर द लास्ट 4 to 5 years, पिछले 4-5 सालों से अब वो सपने डिसअपियर हो गए. ऐसा लगता है कि वो डिसअपियर हो गए, वैनिश हो गए हैं, गायब हो गए हैं, क्योंकि अब वो सपने उन्हें नहीं आते फ्रॉम लास्ट 4 to 5 years. बेला राजा. What nightmare are you talking about and why do you think it has disappeared now? बेला राजा पूछती हैं कि आप किस सपने की बात कर रहे हैं, किस नाइटमेयर की बात कर रहे हैं, और ऐसा आपको क्यों लगता है? वाई डू यू थिंक कि वो डिसअपियर हो गए हैं, अब गायब हो गए हैं? हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर. I used to get continuous nightmares about appearing for a maths examination where I did not know anything. हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि मुझे कंटिन्यूसली, हमेशा ही
बुरे सपने आते थे और मैं सपने में देखता था कि मैं मैथ्स का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मैं अपियर हुआ हूँ जहाँ मुझे कुछ नहीं आता, वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग. Now the psych must have gotten over it. I don't have to think about education and there is absolutely no time to get nightmares. फिर वो कहते हैं कि लेकिन अब मेरा जो साइक है, जो मेरा माइंड है, जो मेरी मेंटालिटी है, वो उन सपनों से ऊपर हो चुका है. मतलब मेरे माइंड से वो सपने निकल चुके हैं. अब मुझे नहीं लगता कि मुझे एजुकेशन के बारे में सोचना चाहिए. आई डोंट हैव टू थिंक. अब मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में, मैथ्स के एग्ज़ाम के बारे में. और फिर वो ये भी कहते हैं कि अब उनके पास इतना टाइम भी नहीं है क्योंकि अब वो बहुत ही बड़े आर्किटेक्ट हो चुके हैं, बन चुके हैं, बहुत बिजी शेड्यूल है उनका. सो वो बोलते हैं कि अब मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मैं ऐसे नाइटमेयर्स देख सकूं. बेला राजा. लेट अस टेल समथिंग अबाउट अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल. फिर बेला राजा कहती है कि चलिए अब क्योंकि मैथ्स की बात हुई है, एजुकेशन की बात हुई है, तो अपने स्कूल की कुछ पुरानी मेमोरीज शेयर कीजिए. बात करते हैं आपकी पुरानी मेमोरीज, आपकी यादें, आपके स्कूल टाइम के बारे में डिस्कस करते हैं. आप उसके बारे में अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए. हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर. इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट. हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि मेरे फर्स्ट और सेकेंड स्टैंडर्ड में मैं एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था. आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट. लेकिन जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में पहुंचा, थर्ड क्लास में पहुंचा, धीरे धीरे मेरा जो इंटरेस्ट था पढ़ाई के प्रति, जो रुचि थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी, लॉस्ट हो गई. एंड आई नेवर स्टडीड. और उसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं की, कभी भी नहीं की. आई यूज़ टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स. फिर वो कहते हैं कि मुझे इंटरेस्ट हुआ करता था किस चीज़ में? गेम्स में, इधर उधर दौड़ने में, रन करने में, जोक्स प्ले करने में और प्रैंक्स करने में. मतलब लोगों को परेशान करना, टीज़ करना, शरारतें करना, ये सब करना उन्हें पसंद था, इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में. आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम्स. फिर वो कहते हैं कि मैं क्लास में एग्ज़ाम टाइम में कॉपी किया करता था, चीटिंग किया करता था. आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडी इट एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास. फिर वो कहते हैं कि मैं ट्राई किया करता था कि मुझे कैसे भी एग्ज़ामिनेशन पेपर्स मिल जाए जिससे कि मैं उसे प्रिपेयर कर लूँ और उस सिलेक्टिव मटेरियल की पढ़ाई कर सकूँ, क्योंकि उन्हें चीज़ें याद नहीं रहती थी. क्लास में जो भी उन्हें पढ़ाया जाता था उन्हें याद नहीं रहता था. मीन्स ही वॉज़ वेरी मिस्चीवियस स्कूल बॉय. वो एज अ स्कूल बॉय बहुत ही बुरे थे क्योंकि वो चीटिंग किया करते थे, वो कॉपी किया करते थे. However, later one sentence spoken to me by my principal changed my life. लेकिन फिर वो ये भी बताते हैं कि पहले मैं ऐसा था, पहले मैं एक बुरा इंसान था, बुरा स्टूडेंट था, बट मेरे प्रिंसिपल के थ्रू बोले गए एक सेंटेंस ने मुझे टोटली चेंज कर दिया, मेरी लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया. When I approached my 11th standard, the principal called me and said, जब हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर अपने 11th स्टैंडर्ड में थे तो उनके प्रिंसिपल ने उन्हें एक दिन बुलाया और उनसे कहा, लुक हियर सन, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे 1. वो बोलते हैं कि देखो बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे स्कूल के फर्स्ट डे से देख रहा हूँ. यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, बट यू नेवर स्टडीड. लेकिन तुमने कभी भी पढ़ाई नहीं की. आई हैव टेकन केयर ऑफ़ यू टिल टुडे. आज तक मैंने तुम्हारा ख्याल रखा, तुम्हारी केयर की. नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ़ यू. लेकिन अब मैं तुम्हारा और ज़्यादा ख्याल नहीं रख सकता. सो यू डू इट योर सेल्फ. सो इसलिए तुम अपना ख्याल अब खुद रखो. ही टॉक टू मी फॉर 5 minutes. फिर हाफिज़ बताते हैं कि उनके प्रिंसिपल ने उनसे 5 minutes तक कॉन्वर्सेशन की, बातें की. उन्होंने बोला, यू डोंट हैव योर फादर, योर मदर हैज़ वर्कड सो हार्ड टू ब्रिंग यू अप and paid all your fees all these years, but you have only played games. Now you should rise to the occasion and study. उनके प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम्हारे फादर नहीं हैं और तुम्हारी मदर ने बहुत हार्ड वर्क करके तुम्हें बड़ा किया है, बहुत मेहनत करके तुम्हें बड़ा किया है, इतने सालों से तुम्हारी फ़ीस पे की है, लेकिन तुमने सिर्फ गेम्स खेले, तुमने सिर्फ खेला, पढ़ाई नहीं की. अब तुम्हें क्या करना चाहिए? राइज टू द ओकेजन का मतलब होता है कि अब टाइम आ चुका है कि तुम खुद को प्रूव करो. अब
तुम्हारी मदर ने तुम्हारे लिए जो हार्ड वर्क किया है उसको फुलफ़िल करो, उनका उस कसौटी पे खरे उतरो, प्रूव करो खुद को। सो वो उसे मोटिवेट करते हैं कि अब तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, जस्ट अपने आप को ऊपर उठाओ और खुद को प्रूव करो। आई यूज़ टू बी अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन। हाफिज़ कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी हुआ करता था। आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स। वो कई सालों तक सीनियर चैम्पियन थे। और एंड आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन, और वो क्रिकेट कैप्टन भी थे, अपनी क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। आई यूज़ टू प्ले एवरी गेम। वो हर एक गेम खेला करते थे। बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड। लेकिन उस साल वो फील्ड में, मैदान में उन्होंने कदम भी नहीं रखा, क्योंकि प्रिंसिपल के उस स्टेटमेंट ने उसे चेंज कर दिया था, उसकी लाइफ को चेंज कर दिया था। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स एंड ऑल आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी। फिर हाफिज़ बताते हैं कि मैं सिर्फ प्रे करने के लिए जाता था, प्रार्थना करने के लिए जाता था, और सिर्फ खाता था और सिर्फ पढ़ाई करता था। प्रिंसिपल के उस सेंटेंस ने उनकी लाइफ को इतना चेंज कर दिया कि उन्होंने अपनी रूटीन को, अपने लाइफ को सिर्फ स्टडीज़ पे फोकस कर दिया। उनका एम अब उनकी स्टडीज़ थी। आई नॉर्मली यूज़ टू कॉपी एंड पास। नॉर्मली वो क्या करते थे? कॉपी करते थे और पास हो जाते थे। बट आई रियलाइज दैट वंस आई वॉज इन SSC आई कुड नॉट डू दैट। लेकिन उन्हें रियलाइज़ हो चुका था कि एक बार जब वो SSC के एग्ज़ाम में बैठेंगे, अपना इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देंगे, तो वो चीट करके पास आउट नहीं हो सकते, क्योंकि वो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं। सो वहाँ पे चीट कर पाना इज़ नॉट ईजी। सो उन्हें ये पता था, वो उन्होंने रियलाइज़ कर लिया था कि वो SSC का एग्ज़ाम चीट करके या कॉपी करके पास नहीं कर सकते थे। When I got a second class 50% in my SSC, my principal said। और जब हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर को 50% जब वो 50% से पास आउट हुए, मतलब उन्होंने अपने हार्ड वर्क से, अपनी खुद की मेहनत से, विदाउट एनी चीटिंग, एनी कॉपी, उन्होंने 50% अचीव किया SSC में, तो उनके प्रिंसिपल ने उनसे कहा, सन, कंसीडर योर सेल्फ एज हैविंग गॉट अ डिस्टिंक्शन। आपको पता होगा कि डिस्टिंक्शन आपको किसी सब्जेक्ट में तब मिलती है व्हेन यू विल गेट 75% और मोर। ठीक है, 75% या उससे ज़्यादा जब आपके परसेंटेज बनते हैं, देन ओनली यू विल गेट डिस्टिंक्शन इन दैट सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे उनके प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं? क्योंकि उनके प्रिंसिपल ने हाफिज़ को मेहनत करते हुए देखा था, हार्ड वर्क करते हुए देखा था, और खुद को चेंज किया था उन्होंने। तो हाफिज़ को मोटिवेट करने के लिए उनके प्रिंसिपल क्या कहते हैं हाफिज़ से कि जस्ट कंसीडर योर सेल्फ। तुम ऐसा कंसीडर करो, ऐसा मानो कि तुम्हें 50% नहीं, बिकॉज 50% इज़ अ सेकेंड डिविज़न। ओके, परसेंटेज की बात करें सो 60% के अबव फर्स्ट डिवीज़न होता है। ठीक है, उसके नीचे सेकेंड डिवीज़न होता है, एंड अबव 75% और 75% इज़ डिस्टिंक्शन। सो यहाँ पे उसके प्रिंसिपल कह रहे हैं कि खुद को ऐसा कंसीडर करो कि तुमने 50% नहीं अचीव किया है, तुमने डिस्टिंक्शन पाया है। मतलब उसे मोटिवेट करते हैं क्योंकि तुमने ये अपने हार्ड वर्क से अचीव किया है। दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज़। इतना कह के हाफिज़ बेला राजा से कहते हैं कि ये है मेरी स्कूल डेज़ की मेमोरीज़, मेरी यादें। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। फिर वो बताते कि मैंने और भी बहुत कुछ किया। सी एज़ फार एज़ माई थिंग्स आर कंसर्न आई कांट रिमेंबर। फिर वो ये भी बताते कि जहाँ तक मेरी चीज़ों का सवाल है, मैं कुछ भी याद नहीं कर सकता। आई फॉरगेट थिंग्स वेरी ईजीली। मैं चीज़ों को बहुत आसानी से भूल जाता हूँ। टू रिमेंबर आई हैव टू सी थिंग्स एज अ फोटोग्राफ। फिर वो बताते कि मुझे चीज़ों को याद रखने के लिए उन्हें एज अ फोटोग्राफ देखना पड़ता है। आई रीड अ बुक एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज अ फोटोग्राफ। वो बताते कि मैं बुक को रीड करता हूँ और उसको याद करने के लिए एज अ फोटोग्राफ उसको माइंड में रख लेता हूँ। ठीक है, जैसे हम फोटोग्राफ को देख के चीज़ों को याद करते हैं, बट नॉट थ्रू माइंड, लेकिन वो उसे सिर्फ देख करके याद करते हैं, माइंड से नहीं याद करते हैं। देन दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। इस तरह से ये काम करता है। मतलब उनका जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, अकॉर्डिंग टू हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर बेला राजा। व्हेन यू वर इन स्कूल एंड यू वर डूइंग बैडली, डिड द टीचर्स पुल यू अप एंड हाउ डू यू फील? बेला राजा कहती हैं कि जब आप स्कूल में थे और जब आप बुरा कर रहे थे, बैड कर रहे थे, आपका जो परफॉर्मेंस था वो बुरा था,
उस टाइम पे आपके टीचर्स तो ज़रूर आपको परेशान करते होंगे, पुल यू अप का मतलब स्कोल्ड करना, ठीक है, तो आपको डांट तो ज़रूर पड़ती होगी। एंड हाउ डिड यू फील? और जब आपको स्कोल्ड करते थे टीचर्स, आपके टीचर्स डांटते थे क्योंकि आपका परफॉर्मेंस बुरा था एज अ स्कूल बॉय, तो आपको कैसा फील होता था? हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर: आई नेवर फेल्ट एनी थिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप। वो कहते हैं कि मैंने कभी भी कुछ फील नहीं किया जब मुझे डांट पड़ती थी। आई यूज़ टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, क्योंकि मैं खेलने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहा करता था। आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक। फिर वो ये भी बताते हैं कि उन्हें हर वीक, कैनिंग मतलब होता है बीचिंग बाय अ केन, छड़ी से या बेत से जब जिसकी पिटाई होती है उसे कहते हैं कैनिंग। सो वो बता रहे हैं कि मुझे हर वीक मेरे टीचर्स मुझे पिटाई करते थे, मेरी केन से, बेत से मेरी पिटाई हुआ करती थी। बेला राजा: when you knew that you had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind? Okay, अब यहाँ पे वो बोल रही हैं incur the wrath of your teacher का मतलब होता है कि टीचर को आपने बहुत ज़्यादा एंग्री कर दिया। रात मीन्स होता है एंगर, ठीक है। सो यहाँ बेला राजा कहती हैं कि व्हेन यू न्यू, जब आपको ये पता चल जाता था कि अब आपके टीचर जो है वो आपके होमवर्क ना करने से या आपके बुरे बिहेवियर से, बैड बिहेवियर से अब बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए हैं, और जब आपको ये पता चलता था कि अब आपकी कैनिंग होने वाली, अब आपकी पिटाई होने वाली है, उस टाइम पे व्हाट वाज द स्टेट ऑफ योर माइंड? आपकी फीलिंग कैसी होती थी? आपकी स्टेट ऑफ माइंड कैसा होता था? हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर: state of mind, just lift up the hand and they would cane you. It would hurt badly and then I would have to forget about it because I would want to go and play. So हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर का state of mind वर्ड सुन के कहते हैं मनस्थिति। state of mind का मतलब होता है फीलिंग्स या मन की स्थिति। So वो कहते हैं कि state of mind, वो सिर्फ अपना हाथ उठाते थे और बेत जो होती थी, केन की पिटाई का इंतज़ार करते थे, और उन्हें वो बहुत हर्ट होते थे, बहुत बुरी तरह से हर्ट होते थे। ऑब्वियस है कि जब किसी की कैनिंग होगी, केन से जब पिटाई होगी, तो ऑब्वियस है कि दर्द तो होगा, बट वो उस पेन को भी भूल जाया करते थे। ही यूज़ टू फॉरगेट अबाउट दैट, आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट दैट। उन्हें वो भूलना पड़ता था, वो भूल जाते थे क्योंकि उन्हें तो बाहर जाके खेलना होता था। बेला राजा: यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटेंड। बेला राजा पूछती हैं कि क्या आपने कभी भी खुद को इनसिक्योर, अनसेफ या फिर डरा हुआ, खतरे में खुद को कभी फील नहीं किया? हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर: आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन नथिंग एल्स। वो कहते हैं कि मुझे तो सिर्फ खेलने में इंटरेस्ट था और बाकी कुछ नहीं। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फ़नी प्रैंक्स। वो बोलते हैं कि मुझे प्रैंक्स करना, दूसरों के साथ मजाक करना बहुत पसंद था। One day I did want to study, so I created a distraction. For 1 whole hour we played चोर पुलिस। वो बताते हैं कि एक दिन उन्हें पढ़ने का मन नहीं था, वो पढ़ना नहीं चाहते थे, सो उन्होंने कुछ ऐसा डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है समथिंग अम्यूजिंग एंड प्लेजर, कुछ मस्ती करने का या मनोरंजन का साधन कह सकते हैं। सो अम्यूज़मेंट के लिए उन्होंने कुछ ऐसा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया जिससे कि पूरा होल आवर उन लोगों ने चोर पुलिस खेला, ठीक है, क्योंकि उनका पढ़ने का मन नहीं था। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इन टू टाउन टू सी अ मूवी। सो हर एक सैटरडे को उनके स्कूल के बच्चों को परमिशन दी गई थी, अलाउ किया गया था कि वो टाउन पे जाके मूवी देख सकते थे। सो what I would do was have to no lunch and collect money from 40 to 50 students. So वो क्या करते थे, वो लंच नहीं करते थे और हर एक बच्चे से ऑलमोस्ट 40 to 50 स्टूडेंट से मनी कलेक्ट करते थे, पैसे कलेक्ट करते थे, एंड रन एंड बाय द टिकट्स, और वो दौड़ के जाते थे और टिकट्स खरीद के लाते थे। ऑन माई वे बैक आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट, और जब वो वहाँ से वापस आते थे तो उन्हें जो भी पसंद था, अब हार्ट्स कंटेंट का मतलब होता है, सॉरी, ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट मीन्स ईट एज मच एज आई वॉन्टेड, ईट माई फिल मतलब पेट भर के, मन भर के वो खाते थे जब वहाँ से वापस आते थे। आई यूज़ टू बी द लीडर ऑफ अ गैंग, वो अपने गैंग के लीडर हुआ करते थे। वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रैटेजीज, उनके
स्टूडेंट लाइफ में ऐसा होता है ना कि गैंग्स बन जाते हैं, टीम्स बन जाती है और उन टीम्स के बीच में फ़ाइट होती है. सो उनके साथ भी ये सब हुआ करता था. वो भी स्ट्रैटेजीज़ प्लान किया करते थे, ट्रिक्स प्लान किया करते थे. दीज थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर दैन एनी अकेडमिक्स. फिर वो ये भी बताते कि ये सब चीज़ें उनमें, इन सब चीज़ों में उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट था. एकेडमिक्स या स्टडीज़ से ज़्यादा उन्हें इन सब चीज़ों में, गैंग फाइट, स्ट्रैटेजीज़, इन सब चीज़ों में उन्हें इंटरेस्ट था. स्टूडेंट्स यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक फॉर द फॉलोइंग ईयर बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू. क्योंकि वो एक अच्छे स्टूडेंट नहीं थे. सो वो बताते हैं कि जो फॉलोइंग ईयर, नेक्स्ट ईयर जो भी स्टूडेंट होता था, क्योंकि ये तो पास आउट होके नेक्स्ट स्टैंडर्ड में प्रमोट हो जाते थे, बट उनके जो फॉलोइंग ईयर्स होते थे, उनके जो जूनियर्स होते थे, वो उनकी बुक्स को, उनके टेक्स्ट बुक को यूज़ किया करते थे. क्योंकि वो तो बिल्कुल ब्रांड न्यू हुआ करती थी, क्योंकि वो बुक्स तो ओपन ही नहीं होती थी, उन्हें ये पढ़ते ही नहीं थे. तो उन बुक्स को इनके जूनियर्स अच्छे से पढ़ाई किया करते थे उन बुक्स के थ्रू. आई प्रोबेबली ओपन देम 1 day बिफोर एग्ज़ाम्स. मुश्किल से वो शायद एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही उन बुक्स को टच किया करते थे, ओपन किया करते थे. सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ first part of this chapter. In the next video, I'll explain the second part. Thank you, class.